A very good morning, students. In the last class, we read about the second largest phylum of animal kingdom, that is phylum Mollusca, and today we will move on to another next phylum, that is Echinodermata. सबसे पहले इसे Echinodermata क्यों कहते हैं? Echino का मतलब होता है spiny and derma means skin. इनकी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो स्किन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो बिल्कुल हमारी बोन्स की तरह ही मीजोडर्म से बनी होती हैं. अभी तक हमने जितने भी एक्सोस्केलेटन्स जिस भी फाइलम में पढ़े हैं वो सब एक्टोडर्म के बने हैं. ये कैरेक्टर इन्हें कॉर्डेटा से रिजेम्बलेंस प्रूव करवाता है और यही जो बोनी ऑसिकल्स हैं, यही जो कैल्केरियस ऑसिकल्स हैं जिसके कारण इनके स्किन में स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड Echinodermata. So let us write down the first character. So they are spiny skinned animals. इनकी स्किन में अंदर से कांटे जैसे निकले रहते हैं. They are spiny skinned animals. और क्या प्रेजेंट रहता है इनमें, क्यों है ऐसा? बिकॉज दे हैव मीसोडर्मल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक मीसोडर्म का बना हुआ स्केलेटन नहीं मिला है. सो दे हैव मीसोडर्मल. और इसमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. एंडोस्केलेटन, जस्ट लाइक ह्यूमंस, कॉर्डेट्स. सो दे हैव मीसोडर्मल एंडोस्केलेटन in the form of calcareous ossicles. Calcareous का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, calcareous ossicle. ये कैरेक्टर कॉर्डेट्स भी शो करेंगे. So this is an important point. All the three. All right. Now let's talk about their habitat. ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में मिलते हैं. That means they are all marine habitat. कैसा होता है? All marine. This is important. हमने लास्ट फाइलम्स में पढ़ा था, चाहे एनेलिडा हो, राउंड वर्म्स हो, फ्लैट वर्म्स हो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वो सब लैंड पे भी मिल रहे थे, वाटर में भी मिल रहे थे, बट दे आर ऑल मेराइन. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम. आइए अब क्विकली हम देखते हैं इसके जनरल एनिमल कैरेक्टर्स. इसमें भी मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे सिस्टम्स बन चुके हैं. सो ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट होगी, यानी उसमें सेपरेट माउथ और एनस होगा. सो लेट अस राइट दैट दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. दैट मीन्स सेपरेट माउथ एंड एनस. ये सब कैरेक्टर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब तक आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. देन they are also triploblastic. That means they have evolved from the three germ layers, which are ectoderm, endoderm and mesoderm, all present. All right. अब इनकी अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का की तरह इनमें भी ट्रू बॉडी कैविटी मिलती है. तो आइए पहले तो हम लिख लेते हैं दैट दे आर यूसिलोमेट. दैट मीन्स दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी. लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी है वो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का की तरह शाइजोसीलोम नहीं है. यहां से पहली बार एंटेरोसीलोम इवॉल्व हुई, जो अगले दोनों हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट इन दोनों फाइलम्स में भी मिलेगी. एंट्रोसीलोम का मतलब हमने रीड किया था, इट इज फॉर्म्ड बाय आउट ग्रोथ फ्रॉम द गट वॉल. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंटेरोसीलोम started from this phylum. From this phylum. All right. So this is the
first phylum which has a true body cavity in the form of enterocoelom. Very important. Okay. Now let us talk about the symmetry. इनकी सिमेट्री भी बहुत यूनिक कैरेक्टर होता है स्टूडेंट्स. हमने रीड किया था कि इनके जो लार्वा हैं वो तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, यानी सिंगल प्लेन में कट करें तो ही दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, लेकिन जो इनके अडल्ट्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं. जस्ट लाइक स्टारफिश, आप किसी भी एंगल लाइन से प्लेन से कट करोगे तो हमको दो इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं यहां लिख देती हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री, सो लार्वा कैसा है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल. Bilateral symmetry it shows, whereas in adults they show radial symmetry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी कॉमनली पुटअप होता है. ऑलराइट, इसको याद रखना बहुत सिंपल है. आप एक स्टार फिश को इमेजिन कर सकते हो, और स्टार फिश जो होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल होती है यानी अडल्ट, और लार्वा जो है वो हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री को शो करेगा. सो दिस इज अबाउट द सिमेट्री. अब ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जनरली सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, नीचे ड्वेल करते हैं उसकी तल पे, फ्लोर पे, और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बड़ा रिड्यूस टाइप का होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है इनमें, एब्सेंट ही होता है, और नर्वस सिस्टम भी बहुत सिंपल टाइप का होता है. स्टारफिश में हमारी तरह कोई ब्रेन नहीं है. इवन मोलस्का में, सिफेलोपोड्स में भी ब्रेन बन गया था, आर्थ्रोपोड्स में भी ब्रेन था, एनेलिड अर्थवर्म्स में भी ब्रेन था, पर स्टारफिश में कोई ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आराम से अपनी लाइफ साइकिल को इट कैन लीड. सो लेट अस राइट दीज पॉइंट्स दैट इनमें जो नर्वस सिस्टम, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं. इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? रिड्यूस्ड है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिड्यूस्ड. इसे हम कहते हैं हीमल सिस्टम. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हीमल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? हीमल सिस्टम बहुत रिड्यूस्ड टाइप का है. दैट मीन्स नो हार्ट, ओके, no any blood vessels, no vessels, no respiratory pigment. बिल्कुल सिंपल टाइप का है. फिर इनमें सर्कुलेशन कैसे होता है वो अभी हम रीड करेंगे. देन नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम भी इसमें बहुत सिंपल होता है. सो नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो सिंपल. That means there is no brain. फिर क्या रहता है इसमें? एक सिंपल सी नर्व रिंग रहती है, अ नर्व रिंग, और उस नर्व रिंग में से कुछ नर्व्स निकल रही हैं, सम रेडियल नर्व्स. इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. एंड जो इनके सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी बहुत सिंपल टाइप के होते हैं. एंड सिंपल sense organs present. All right, so the nervous system is also very simple, the circulatory system is also very simple. They are not well developed, जैसे कि already आर्थ्रोपोडा मोलस्का में हो चुके थे, वो यहाँ पर नहीं है. एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट है. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि which system is absent in starfish or echinoderms. So the answer will be excretory system. Excretory system is absent. Circulatory और nervous absent नहीं है स्टूडेंट्स, मिल तो रहे हैं, लेकिन ये तो absent ही हो गया है ही नहीं. excretory system very important for your question. All right. इसका जो main excretory product है वो होता है अमोनिया, क्योंकि ये पानी में मिलते हैं, वाटर में है, दे आर ऑल मेरीन. सो अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. और ये कैसे बॉडी से बाहर निकलता है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन, जैसा हमने लोअर एनिमल्स में रीड किया था. सो थ्रू बॉडी सरफेस.
it is excreted out. All right, so these are the very simple systems present in echinoderms. फिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या इनमें स्पेशल होता है, आइए हम देखते हैं. ये जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें ऑल द सिस्टम्स आर वेरी सिंपल, बट दे हैव अ स्पेशल सिस्टम दैट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड वाटर वस्कुलर सिस्टम. वाटर वस्कुलर सिस्टम, ओके, इसी को एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं. एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम. इसे रीड करने के पहले स्टूडेंट्स आपको इसका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का आइडिया होना चाहिए. आइए हम उसको पहले लिख लेते हैं. जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ, इनमें जो माउथ और एनस है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली नहीं मिलता है. आप इसको ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्टारफिश है वो ऐसे नहीं है. स्टारफिश इज लाइक दिस, इस तरह से वो मेरीन वाटर में घूमती रहती है. तो अगर हम इसको ऐसे खड़ा करें तो फ्रंट क्या है, वेंट्रल सरफेस ये हो जाएगा, और डॉर्सल पीछे वाला. अगर हमने इसको लिटा दिया तो वेंट्रल डाउन चला गया और डॉर्सल अप हो गया. हम जानते हैं कि माउथ जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है, यानी इसमें जो माउथ है वो नीचे की तरफ मिलेगा, लोअर सरफेस पे, और इसका जो एनस है वो ऊपर मिलेगा, यानी डॉर्सल सरफेस पे. सो दे हैव एलिमेंट्री कैनाल विथ वेंट्रल, दैट इज लोअर माउथ, ये लोअर सरफेस पे माउथ मिल रहा है, और जो इसका एनस है वो ऊपर वाले सरफेस पे मिलेगा, दैट इज ऑन डॉर्सल और अपर एनस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, इसको समझना इंपॉर्टेंट था वाटर वस्कुलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वाटर वस्कुलर सिस्टम? आइए इसको हम एक डायग्राम से लर्न करते हैं. लेट अस सपोज दिस इज अ स्टारफिश. ठीक है, हम स्टारफिश को अभी देख रहे हैं. पेंटामेरस है, ये 5 आर्म्स हैं इसके, रेडियल सिमेट्री है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये मैंने क्या बनाया है, डॉर्सल व्यू बनाया है. दिस इज द डॉर्सल व्यू. हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पे हमें इसमें एक तो बहुत सारे छोटे छोटे कांटे निकले हुए मिलेंगे, जिसके कारण इसे एकाइनोडर्मेटा बोला है. तो लेट्स से दीज आर द कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और द ऑसिकल्स. ये हम ऊपर से देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका डॉर्सल व्यू. सो दीज आर द कैलकेरियस ऑसिकल्स. ठीक है, और ऊपर से क्या दिखेगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, एनस मिलेगा. तो ये हो गया एनस. प्लस स्टूडेंट्स जब आप ऊपर से देखेंगे इसके सरफेस को, सपोज दिस इज अ स्टारफिश, अगर हम ऊपर से देखेंगे, एक तो एनस है, एक छेद और दिखता है इसमें जिसपे जाली लगी रहती है. इट इज अ सीव लाइक प्लेट. बिल्कुल आप ऐसा इमेजिन करें, एक छेद है जिसपे एक छलनी लगा दी है, एक सीव लगा दी है, इसके थ्रू पानी अंदर जाएगा. इस पोर को, इस छेद को आई एम ड्रॉइंग हियर लाइक दिस, कहते हैं मैड्रीपोराइट. ये भी हमें ऊपर से दिख रहा है. सो दिस इज मैड्रीपोराइट. पोर मीन्स ओपनिंग, छेद. ऑलराइट, सो ऊपर से देखने पे हमें ये तीनों स्ट्रक्चर्स इसमें दिख रहे हैं. अब इसको अगर आप नीचे से देखोगे, फ्रॉम द डाउन सरफेस, ओके, मैं इसको यहां ड्रॉ करती हूं, ये कैसा दिखेगा. हम नीचे से देखेंगे, these are the 5 arms again. तो नीचे से हमें एक तो माउथ दिखेगा, देयर विल बी द ओपनिंग ऑफ माउथ.
ऑल राइट, दिस इज द माउथ। एनस तो दिखेगा नहीं, मैड्रीपोराइट भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये वेंट्रल सरफेस है, नीचे से हम देख रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ये स्टारफिश है, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर एनस है, एक छेद है जिसपे एक छलनी लगी हुई है, इसके थ्रू पानी अंदर जाएगा। और अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसमें नीचे छोटे छोटे पैर हों जैसे, वो फीट निकले रहते हैं जिन्हें ट्यूब फीट बोलते हैं। ये क्या है अभी हम समझेंगे। तो ये हमें कैसे दिखेंगे, इस डायग्राम में अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से हमें छोटे छोटे से ओपनिंग्स दिखेंगी, लाइक दिस। ऑल राइट, दीज आर द ट्यूब फीट। ये सब में होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन एवरीवेयर। नीचे से देखने पे जैसे छोटे छोटे पांव निकल रहे हों इसके। हम इसे बना देते हैं फटाफट, लाइक दिस ऑन द वेंट्रल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स लेबल देम फर्स्ट। सो दीज आर द ट्यूब फीट। तो ऊपर से देखने पे एनस एंड मैड्रीपोराइट दिखा और नीचे से देखने पे माउथ एंड ट्यूब फीट दिखे। अब ये मैड्रीपोराइट और ट्यूब फीट ये क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर ये स्टारफिश है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ट्यूब फीट निकले हुए हैं। अगर हम इसे बीच से कट कर दें, यानी कि मैं इसे इस तरह से कट कर दूं, तो यहाँ पर आपको एक जाल बिछा हुआ दिखेगा, बहुत सारी पतली पतली नालियों का, कैनाल्स का, ट्यूब का। अब आप इमेजिन करिएगा, अभी ये देखा है, ये देखा है, अब मैंने इसे कट कर दिया है बीच से, इसको हटा दिया, तो हमें क्या दिखेगा अंदर। आइए पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं इसको उल्टा बना रही हूं, आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इस तरह से पूरा एक बहुत सारी नालियां या कैनाल्स मिलेंगी, लाइक दिस। ऑल राइट, हेयर ऑल्सो। यहाँ पर भी इस तरह से कई सारी कैनाल्स हैं जो फिर और डिवाइड होकर और छोटी छोटी कैनाल्स बना रही हैं। ठीक है, अब वो जो छेद है ऊपर मैड्रीपोराइट, आइए पहले हम उसको बना देते हैं। इस तरह से वो है, ठीक है, ये ऊपर से है, इसमें पानी अंदर आ रहा है, तो मैं इसको लेबल कर देती हूं, दिस इज मैड्रीपोराइट। और यहां से क्या हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है, क्योंकि सी वाटर में रहती है ये, तो यहां से पानी अंदर आ रहा है छन के, सीव की तरह। ये जो पानी है ये अंदर आएगा, अंदर आकर ये स्टोन कैनाल में जाएगा। दिस इज द स्टोन कैनाल, लंबी सी स्टोन कैनाल। अब ये जो स्टोन कैनाल है, ये यहां से पानी अंदर गया, स्टोन कैनाल में गया, ये अंदर खोला तो यहां इस तरह से पूरी नालियां ही नालियां हैं, कैनाल्स ही कैनाल्स हैं। इन कैनाल्स को, ये जो है ये रिंग के शेप में है 5, तो हम इन्हें कह देते हैं रिंग कैनाल या रेडियल कैनाल। सो दीज आर रेडियल और रिंग कैनाल। वाटर इसमें जाएगा और यहां से जाने के बाद जो वाटर है वो लंबी लंबी जो कैनाल्स हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स कहते हैं उनमें चला जाएगा। सो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। ठीक है, कई बुक्स में इन्हें रेडियल कैनाल कहते हैं और इन्हें केवल रिंग कैनाल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरह से इसे लिखेंगे। ऑलराइट, तो मैड्रीपोराइट में पानी आया, वो पानी गया स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से वो पानी रिंग कैनाल्स में चला गया और रिंग कैनाल से वो पानी रेडियल कैनाल्स में गया और रेडियल कैनाल से वो पानी, आइए देखें कहाँ जाएगा। ये एक रेडियल कैनाल अब मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये साइड्स में गया, ये जो छोटी छोटी कैनाल्स हैं जिनमें ये वाटर जा रहा है, ये एक बनाई है हमने, ऐसा ही ये सब तरफ है। इन्हीं दिस वन, दिस इज कॉल्ड
लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल, ठीक है। सो मैड्रीपोराइट, देन इट गोज टू स्टोन कैनाल, देन रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से फिर लेटरल कैनाल। और ये जो लेटरल कैनाल है, यहां पर ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से है कि पहला एक गोल सा पार्ट है बोरे की तरह, फिर एक लंबा पार्ट है और फिर ये सक्कर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द एम्प्यूला। एम्प्यूला मतलब सैक लाइक गोल सा हिस्सा जिसमें पानी स्टोर हो जाएगा। ये जो लंबा सा पार्ट है ये हो गया इसका टिब्यूल, और यहां पर इस हिस्से को कहते हैं सकर। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ट्यूब फीट, ये हिस्सा जो बाहर निकलेगा नीचे से। ओके, सो दिस इज अ ट्यूब फीट। तो अब आप इमेजिन करिएगा, वापस से पानी मैड्रीपोराइट से गया, स्टोन कैनाल में गया, फिर रिंग कैनाल में फैला, फिर रेडियल कैनाल्स में गया, फिर वहां से छोटी छोटी और कैनाल्स में गया जिसे लेटरल कैनाल्स बोलते हैं, और फिर फाइनली जो ट्यूब फीट है वो अब इसके नीचे से है, बाहर निकल गए बॉडी से, जो हमें जब हम नीचे से वेंट्रल व्यू देख रहे हैं तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज अ वाटर कैनाल सिस्टम और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। जो भी ऑक्सीजन है वो इसी के थ्रू आ रही है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, और जो फाइनली CO2 है वो इन ट्यूब फीट के थ्रू पानी में बाहर चली जाएगी, यानी दिस इज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। नंबर 2, ये ट्यूब फीट क्या करते हैं, ये कुछ इस तरह से फंक्शन करते हैं। आइए देखें कैसे। जैसे ये एक एम्प्यूला है, ये एक कैनाल होगी, यहां से पानी अंदर आया और ये इस तरह से है। जैसे ही वाटर इसमें फिल होता है ये पानी को नीचे डालता है। पानी को जब ये नीचे डालेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो टिब्यूल है ये लंबा हो जाएगा और इस पे एक प्रेशर बनेगा वाटर के कारण, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिससे कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म इसे खाना है, कैप्चर करना है, या कहीं भी जहां इसे रुकना है, किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होना है, वहां पर ये ग्रिप बना लेगा, एक वैक्यूम बना लेगा इन सकर्स के थ्रू और अटैच हो जाएगा या उस ऑर्गेनिज्म को फीड कर लेगा। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो इनके लोकोमोशन, ये चलते भी ऐसे ही ग्रिप बनाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, और ये खाना भी इसी तरह से कैप्चर करते हैं। जो फूड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी इसके थ्रू हो रहा है और रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू होता है। ये कब है? दिस इज बाय हाइड्रो प्रेशर, हाइड्रो प्रेशर। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ वाटर एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। आप ये डायग्राम्स को नोट करें, उसके बाद हम इसके फंक्शंस लिखते हैं। प्लीज नोट देम डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स राइट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो दिस इज द यूनिक और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। सो लेट अस राइट दैट, हम इसे यहाँ कंटिन्यू कर दें, वाटर वास्कुलर सिस्टम और द एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। दिस इज द यूनिक कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं, इसकी पूरी लाइफ साइकिल इसी के कारण चल रही है। सो दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम। ऑफ दिस फाइलम। वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम कहां से शुरू हो रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है? सबसे पहले है मैड्रीपोराइट। ऑलराइट, मैड्रीपोराइट क्या है? एक छलनी की तरह स्ट्रक्चर है, यानी सीव लाइक प्लेट, और ये क्या करती है? ये पानी यहां से अंदर आएगा, सो प्रोवाइड्स वाटर इनलेट, इसी के थ्रू ऑक्सीजन आएगी, फूड आएगा। ऑलराइट, देन मैड्रीपोराइट जो है, इसके बाद आएगी स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से जो वाटर है वो पहुंचेगा रिंग कैनाल्स में। देन जो रिंग कैनाल है वहां से वाटर सब तरफ सारी रेडियल कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फूड भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और रेडियल कैनाल्स जो हैं वो फिर फर्दर डिवाइड होके बनाएंगी लेटरल कैनाल्स,
लेटरल कैनाल जो है ये ओपन करेगी इनटू एम्प्यूला, एम्प्यूला से टिब्यूल एंड टिब्यूल से फाइनली सकर्स। तो हम यहाँ पे एम्प्यूला ना लिखकर ये तीनों को बोलते हैं मिलाकर ट्यूब फीट। सो वी विल राइट ट्यूब फीट। सो दिस इज हाउ द वाटर इज गोइंग inside the body of the starfish or the echinoderms. All right. So now let us write down the functions of this system. Functions. इसके 3 मेन फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं इस पे। इसका पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। इसी तरह से जो ट्यूब फीट है उनमें पानी का प्रेशर होता है, वैक्यूम बनाते हैं, सक करते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अगला ट्यूब फीट जो है वो रिलैक्स होता है, फिर वो अटैच होगा, ये रिलैक्स होगा, फिर ये अटैच होगा, ये रिलैक्स होगा, और इस तरह से ये मूव करते हैं। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की इसमें ज्यादा जरूरत होती ही नहीं है। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर ऑल्सो द सिस्टम विच विल प्रोवाइड रेस्पिरेशन, दैट इज O2 CO2 का जो एक्सचेंज है, गैस एक्सचेंज है, वो इसी सिस्टम के थ्रू होगा। सो ये तीनों ही फंक्शंस इसके आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तीनों पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल राइट, so this was about the water vascular system. Now students, let's talk about a little bit of their reproduction system. Reproductive system की अगर हम बात करें तो जितने भी echinoderms होते हैं वो सब unisexual हैं, they are all unisexual. All right, so all unisexual, that means male and female will be separate. इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है, यानी आउटसाइड द बॉडी। सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो मेल है वो अपना स्पर्म वाटर में छोड़ देगा, जो फीमेल है वो अपना एग वाटर में रिलीज करेगी, एंड देन दे विल फर्टिलाइज इन द वाटर। सो दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे हैव ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मैं यहां लिख देती हूं ओनली सेक्सुअल। एंड स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, यानी इन सब में लार्वा स्टेज मिलेगी जो अपने अडल्ट से डिफरेंट होगी। सो दे विल हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स दे विल हैव अ लार्वल स्टेज। वो लार्वल स्टेजेस की क्या नाम है वो अभी हम रीड करेंगे। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, echinoderms, इनमें एक बहुत स्पेशल पावर होती है, बहुत हाई पावर होती है कि जब भी इन्हें अपनी रक्षा करनी होती है, डिफेंस करनी होती है, जैसे इनके पीछे कोई भी जो शिकारी पड़ा है, एनिमल पड़ा है, सपोज इन्होंने इसका एक आर्म अपने हाथ में लिया, तो ये अपने आर्म का उतना हिस्सा वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, है ना। जैसे अगर आपने सुना हो जो छिपकली होती है अपन घर में देखते हैं, वो अपनी पूंछ छोड़ जाती है और फिर बाद में वो उस पूंछ को, उस टेल को रीजनरेट कर लेती है। इनमें इतना ज़बरदस्त रीजनरेशन पावर होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्टारफिश का छोटा सा टुकड़ा भी कहीं पे गिर जाए तो उस छोटे से टुकड़े से वो पूरी की पूरी नई स्टारफिश फॉर्म कर सकती है। सो दे हैव ग्रेट ऑटोटॉमी, दैट मीन्स दे कैन कट देयर ओन बॉडी पार्ट्स एंड दे हैव ग्रेट रीजनरेशन पावर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। ओके, सो दे हैव ग्रेट रीजनरेशन पावर, regeneration power and autotomy. Autotomy means, tomy means cut, auto means self, so they can cut their own parts, cut own body parts। और ये क्यों कट करेंगे? या तो ये कोई बड़ी चट्टान से टकरा जाए जिसके कारण ये टूट जाए, और नहीं तो फिर सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव में जो हाथ पकड़ में आया उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं और बाद में उसको रीजनरेट कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ echinoderms। आप इसे नोट करें स्टूडेंट्स, देन वी विल रीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ echinodermata। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ echinodermata।
इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इनके बॉडी फॉर्म्स के ऊपर बेसिस होता है। इनमें वेरियस लार्वल स्टेजेस मिलती हैं अलग अलग, तो इन्हें 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो दे आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द 5 क्लासेस वन बाय वन। आइए, पहली क्लास जिसमें टिपिकल मेंबर आता है जिसे हम स्टारफिश बोलते हैं, इस क्लास को कहते हैं एस्टेरॉइडिया। सो द फर्स्ट क्लास इज क्लास एस्टेरॉइडिया। इनमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्टारफिश है, वो उसकी बॉडी कैसी होगी? फ्लैट होगी। सो दे विल हैव फ्लैट ब्रॉड बॉडी, ओके, फ्लैट बॉडी। और इनके जो आर्म्स होते हैं वो शार्प नहीं होते, विथ आर्म्स नॉट शार्प। जैसा कि हम स्टार फिश में देखते हैं, दे आर नॉट शार्प, दे आर लाइक दिस, ओके। इसका टिपिकल एग्जाम्पल भी यही है। सो लेट अस राइट डाउन द एग्जाम्पल। पहले इनकी लार्वल स्टेज की बात कर लेते हैं। इनमें कौन कौन से लार्वा मिलेंगे? इसमें हमें 3 लार्वा मिलते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको लर्न होने चाहिए। नंबर 1 लार्वा इज बायपिन्नेरिया लार्वा। देन इनमें एक और तरह का लार्वा मिलता है जिसे बोलते हैं ब्रेकियोलैरिया। और थर्ड लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डिप्ल्यूरिला। क्यों इंपॉर्टेंट है? सभी पे क्वेश्चन आता है, बट दिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो कॉर्डेट के एम्ब्रियो की तरह हैं। इसी को देख के समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कॉर्डेट्स हैं वो इकाइनोडर्म से ही इवॉल्व हुए हैं। और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो मीसोडर्म का बना हुआ है, जो अभी तक किसी फाइलम में नहीं था, सेम एज कॉर्डेट्स। तो वो है एक कॉमन कैरेक्टर, बट इस लार्वा के कैरेक्टर्स भी बिल्कुल हमारे एम्ब्रियो की तरह हैं। सो दिस इज द, यहां लिख देती हूं मैं, प्रोबेबल, शायद साइंटिस्ट कहते हैं कि यही हमारा पूर्वज है, प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट। ओके, सो इस पे क्वेश्चन आता है, विच लार्वा इज द ancestor of chordates? So the answer is Diplurilla. So these are the 3 larval stages which are found. And now the example, इसमें starfish आती है और starfish को कहते हैं asterias, that is starfish. This is the example. So this is the first class in which there is a central disc, the arms are radiating, 5 arms, not sharp, flat body. These are the 3 larval stages and this is the example. Now let's move on to the second class. The second class is called Ophiuridia. So this is Ophiuroidea. इनकी भी फ्लैट बॉडी होती है स्टूडेंट्स, और इनके भी जो सेंटर है वहां से 5 आर्म्स निकलते हैं, लेकिन वो शार्प होते हैं, दे आर वेरी शार्प, जैसे सूरज की किरणें होती हैं, जस्ट लाइक सन रेज। सो दे ऑल्सो हैव फ्लैट बॉडी विथ शार्प आर्म्स, शार्प। जैसे ये सेंट्रल डिस्क है, कुछ ये इस तरह से होते हैं, ऐसे, दे आर शार्प लाइक दिस, ओके। इसके जो लार्वल स्टेज है, लेट्स रीड अबाउट द नेम। इसमें एक ही लार्वल स्टेज हमको नाम याद करना है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑफीप्लूटियस। दिस इज द लार्वल स्टेज। याद रखना बहुत सिंपल है, क्लास का नाम है ऑफियूरोइडिया और लार्वा है ऑफीप्लूटस। इसका जो एग्जाम्पल है, दैट इज example is Ophiothrix. इसे ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं क्योंकि स्टार शेप का है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
ब्रिटल स्टार, ब्रिटल मतलब बहुत नाजुक है, हाल टूट जाता है, ऑटोटॉमी. ओके, so this is the second class of phylum Echinodermata. Now let's move on to the third class. Third class is Echinoidea. Echinoidea class. Echinoidea class जो है स्टूडेंट्स, इनका जो बॉडी होती है वो ग्लोब्यूलर होती है, गोल सी बॉडी होती है, ऐसे ऐसे आर्म्स नहीं निकले रहते हैं. सो दे हैव अ ग्लोब्यूलर बॉडी, ग्लोब्यूलर बॉडी. ऑलराइट, कुछ ऐसे ऐसे रहेंगे, ये ऐसे इनमें कांटे निकले हुए हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है इनका. और इनकी अगर हम लार्वल स्टेज की बात करें तो इनका जो लार्वा है उसे कहते हैं इकाइनोप्लूटियस. ये ऑफियोप्लूटियस था, ये इकाइनोप्लूटियस है. इसके दो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आते हैं. नंबर 1 is your sea urchins, okay, which is also called echinus. So this is sea urchin. और इसमें एक सैंड डॉलर भी आता है, सी अर्चिन, जिसे हम कहते हैं क्लाइपिएटस. दिस इज सैंड डॉलर. बोथ द एग्जाम्पल्स यू शुड लर्न बाय हार्ट. ये क्लास जो है स्टूडेंट्स, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है कि इनके जो बॉडी है, इनका जो माउथ है, उसमें चबाने के लिए, काटने के लिए एक 5 दांत वाला ऑर्गन मिलता है. और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई लालटेन हो. और एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था, तो इसे कहते हैं एरिस्टोटल लैंटेन. डायरेक्ट क्वेश्चन दो तरह से आता है. एक तो एरिस्टोटल लैंटेन का फंक्शन क्या है, मैस्टिकेटिंग. नंबर 2 ये किस क्लास में मिलता है, इकाइनोइडिया. और नंबर 3 कई बार फाइलम पूछ लेते हैं, तो फाइलम में आपको इकाइनोडर्मेटा आंसर करना होगा. तो आइए इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लिखते हैं. इंपॉर्टेंट that they have Aristotle lantane. Aristotle's lantane. It looks like a laltane. And what is this? A masticating organ. Organ present. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा. कई बार सी अर्चिन करके भी ऑप्शन होता है. दोनों ही केस में आप इसे लगाएंगे. एंड दिस इज मैस्टिकेटिंग. ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्लास. फोर्थ क्लास को कहते हैं होलोथ्यूरॉइडिया. होलोथ्यूरॉइडिया क्लास जो है स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी ना तो स्टार शेप्ड है इन दोनों की तरह, ना वो गोल है, वो बिल्कुल खीरे की तरह है, जैसे हमारा खीरा होता है, इलोंगेटेड बॉडी. सो दे हैव इलोंगेटेड बॉडी. कुछ इस तरह से इनकी बॉडी होगी, लाइक दिस. दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी. इनकी जो लार्वल स्टेज है, लार्वा, दैट इज ऑरिक्यूलेरिया. ऑरिक्यूलेरिया. ऑलराइट, इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खीरे की तरह दिखता है, समुद्र में मिलता है, तो हम इसे सी कुकुम्बर बोल देते हैं, दैट इज समुद्री खीरा. सो द एग्जाम्पल इज सी कुकुम्बर विच इज कॉल्ड क्यूक्यूमेरिया. बिल्कुल कुकुम्बर से आप इजीली याद रख पाएंगे, क्यूक्यूमेरिया. क्यूक्यूमेरिया, आई एम सॉरी, कुकुम्बर है तो कुकुमेरिया, दैट इज सी कुकुम्बर. इस क्लास का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, जो और किसी क्लास में नहीं मिलता. इनमें रेस्पिरेशन के लिए, अभी तक हमने देखा था सारा रेस्पिरेशन वाटर वस्कुलर सिस्टम से हो रहा है, बट इस क्लास में एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ट्री मिलता है फॉर रेस्पिरेशन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. सो लेट मी राइट दैट दे हैव रेस्पिरेटरी ट्री इज फाउंड. और नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्री का क्या काम होगा, रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट.
So this is the fourth class of phylum Echinodermata. Now let's move on to the last class. The fifth class is called Crinoidea. इनको वाटर लिली भी बोलते हैं. ये अटैच्ड होते हैं कुछ इस तरह से, एक स्टॉक रहती है और उसके ऊपर फिर इनके जो आर्म्स हैं वो इस तरह से ब्रांच्ड रहते हैं. दे आर लाइक दिस. ओके, सो दे हैव अ फिक्स्ड बॉडी with branched arms. आइए इसकी लार्वल स्टेज लिखते हैं. इसकी लार्वा है डोलोलेरिया. इसमें स्टूडेंट्स हमें दो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. आइए लिखते हैं हम. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सी लिली which is called Antedon. It is also called sea lily. And the second is called feather star or Neometra or feather star. So this is how the echinoderms are classified into 5 classes. Asteroidea, which has Diplurilla, the probable ancestor of chordates. Ophiuroidea, Echinoidea, they have Aristotle lanterns. Holothuroidea, which have the respiratory tree present in them, and Crinoidea, which are fixed forms, they are not motile forms, and they are Antedon and Neometra. आप इस चार्ट को स्टूडेंट्स कॉपी करें, फिर हम लोग ट्रिक रीड करेंगे टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द 5 क्लासेस. Okay students, now let's write down the trick to learn all the examples. ट्रिक है, एक बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही यूजफुल फ्रूट होता है ऑरेंज, संतरा, जो हमें प्रोवाइड करता है विटामिन सी एंड विटामिन ई. सो एन ऑरेंज कैन प्रोवाइड विटामिन सी एंड ई. लेट्स लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स. लेट्स ट्राई टू राइट देम डाउन. पहला एग्जाम्पल है स्टारफिश, दैट इज एस्टीरियास, which belongs to the class Asteroidea. The next example, O, is Ophiutrix, that is brittle star. So it is Ophiutrix, जो belong करता है Ophiuroidea class को. Third example है समुद्री खीरा, that is sea cucumeria or the sea cucumber, which belongs to class Holothuroidea. ये जो दोनों next examples हैं, ये एक ही class के हैं, दोनों ही नॉन मोटाइल फिक्स्ड फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं. वन इज एंटीडॉन, दैट इज सी लिली, एंड द फेदर स्टार और द नियोमेट्रा. एंड द लास्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इकिनोइडिया, जिनके पास एरिस्टोटल लैंटर्न नाम का मैस्टिकेटिंग ऑर्गन है, इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लियोपेस्टर एंड Echinus, that is the sea urchin. Okay, so हमारा ट्रिक है an orange can provide vitamin C and E. With this we have completed the phylum Echinodermata, in which we have read about the unique character, that is their water vascular system or the ambulacral system. We dealt in detail about this. Now in the next class students, we will read the next phylum, that is phylum Hemichordata. Till then, happy learning and have a good day. Thank you.